She killed her baby. Doctor, come quick. A lady in the bathroom had killed her newborn, throttled her to death. We were shocked. Everyone jumped on their toes and rushed towards the toilet. This was nothing new. ये बुक जो है मैं सबको दिखा भी देता हूँ. आई वॉन्ट अ बॉय. ये आपके एक्सपीरियंस जो रहे हैं एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो आपने इसमें बुक में लिखा है. एंड दिस इज आई थिंक, ये जब मैंने पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड. तो ये जो स्टोरीज़ हैं ये लिखनी शुरू की थी जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू किया था. आज से काफ़ी साल हो गए, उस वक्त 1998 की बात है. और उसके बाद वो डायरी लिख रही थी मैं, जो कि आज तक लिखती जा रही थी. कोविड में जाकर इनको मैंने कंपाइल किया. तो आप सोचिए उतना साल तक ये एक एक स्टोरी एडअप हो रही थी. तो उसमें सबसे पहला तो आपने ये देखा कि क्योंकि वो फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम मदर होती हैं और उन्हें पता होता है कि कब लास्ट पुश है और कब दे आर गोइंग टू जस्ट डिलीवर द बेबी आफ्टर दिस पुश. और क्योंकि घर में 3 लड़कियां या 4 लड़कियां हैं और अब अगर लड़की हो गई तो ऑलरेडी उनकी जो लाइफ है उसमें इतना गालियां खा रही हैं, लड़कियों को भी गालियां मिल रही हैं, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा. तो उस तरीके की लाइफ की वजह से वो सब कुछ शी कैन एनविजन एवरीथिंग फॉर हर डॉटर हु इज़ गोइंग टू बी बॉर्न इफ़ एट ऑल इट इज़ अ डॉटर. तो उसने वो लास्ट पुश किया. टॉयलेट चले जाते हैं, उनको पता है टॉयलेट तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वैसे ही बहुत सफाई नहीं होती. टॉयलेट फिल्दीएस्ट एरिया है जहाँ की टैप वाटर रनिंग है, पूरा फ्लोर गीला है, 3-4 बाथरूम्स में पॉटी भी पड़ी है क्योंकि लेबरिंग विमेन हैं और यूरिन भी पड़ा है. तो वहाँ पर आया भी बड़ी मुश्किल से जाती है साफ़ करने. तो डॉक्टर कहाँ से जाएगा. तो वो गई वहाँ पर, पुश किया, डॉटर को देखा, कॉर्ड उसी के गले से बांधी और उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया. मेरे लिए वो पहला केस था और मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई कि ये कैसे किया. और आया और सिस्टर थोड़ा वहाँ पर अब्यूजिव हो भी जाती है, काम का लोड भी बहुत है. तो 1-2 थप्पड़ मारे उससे. और लेकिन उसके चेहरे पर कोई सैडनेस या रिमोर्स का फीलिंग नहीं था. वो उसे, मुझे ऐसा लगता है जब मैं कहानी भी लिख रही थी, जब मैं सोच रही थी इस बारे में, तो मुझे यही लग रहा था कि वो ये सोच रही है कि मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि उसको क्या लाइफ देनी है. अगर डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ मिलने वाली है उसको इस दुनिया में आकर, वेलकम तो है नहीं वो, शी वुड नॉट बी वेलकम, तो उसको जाने देते हैं. इट इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, लेट, मैं उसको आज़ाद कर रही हूँ इस तरीके की डिसरिस्पेक्टफुल ज़िंदगी से. एक ये है. एक जो मैंने इस पे नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड फिल्ड स्टोरी हो जाती हैं अगर आप एक के बाद एक इतनी सैड. एक माँ का 3.5 kg का नर्सिंग होम में, तो मैं भी इसके आगे एक एरिया है तावड़ू, आप जानते होंगे शायद. तो वहाँ को बिलोंग करती हूँ, बॉर्डर एरिया. हाँ. तो वहाँ पर 3.5 kg का बच्चा पैदा हुआ, लड़की, हेल्दी, क्राइड इमीडिएटली. और इमीडिएटली लाइक वो वहाँ पर क्या होता है, अब डिलीवरी हुई 4-5 घंटे में मदर को उठा के ले जाते कि हो गया जी, बस आप पैसे लीजिए और हम घर ले जा रहे हैं. तो घर ले गए और जब अगले दिन जॉन्डिस दिखाने 48 आवर्स के बाद आना था, तो मैंने उनको पूछा, जो उनके साथ एक नर्स थी जो उनको लेकर आई थी मुझे, मैंने कहा वो जॉन्डिस देखना था उसका. तो बोली वो तो कल उन्होंने रास्ते में जाते जाते ही गाड़ दी. तो क्योंकि उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी. हाउ, मतलब कैसे करते हैं ये सब, कैसे हो जाता है? आपने इंटरेक्शन भी किया है इन सब ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को मतलब पैदा होने के बाद मारा है. मतलब अगर आप भ्रूण हत्या करते हैं तो आप देखते नहीं हैं उसको, राइट? यू डोंट सी द चाइल्ड. हाउ कैन यू किल योर ओन चाइल्ड कि जब पैदा हो चुका है तब? आई डोंट नो, सी मुझे लगता है कि ये मदर तो खैर बहुत ही सफ़र कर रही होगी जो पहला केस था उसमें, मगर बहुत बार तो यही है कि जो माँ, जो एक लेडी है, उसको अपनी ही एग्जिस्टेंस का थ्रेट है घर पर, क्योंकि कमाती है नहीं, एजुकेशन है नहीं, माँ बाप ने उसको ससुराल भेज दिया है, खुद का कुछ पैसा नहीं है उसके पास. तो अभी वो डिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंट है हस्बैंड पर और हस्बैंड की फैमिली पर. तो हर रोज़ का जो टॉर्चर है, चाहे वो मेंटल है या फिज़िकल है, उसको देखते देखते वो इतना पक जाते हैं कि मुझे लगता है कि एज अ मदर ऑल्सो दे डोंट फील कि बच्चे को बचना चाहिए. और जो उनकी इन लॉज की फैमिली है वो तो खैर एनी वे दे, मैंने जितने भी गवर्नमेंट में और अदरवाइज भी देखे,
उनका एक ही एक्सप्रेशन है जब बेटी पैदा हुई तो कि अच्छा कुछ नहीं होता, अगला देख लेंगे, मतलब कॉन्सोलेशन की तरह कॉन्ग्रेचुलेशन है। दूसरी बेटी अगर पैदा हुई तो कोई नहीं, आजकल तो बेटियां भी बेटों जैसी ही हैं और या फिर कुछ नहीं, दूसरा देख लेंगे, दूसरी बार हो जाएगा, तीसरी बार अभी नहीं। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एट ऑल। और फर्स्ट चाइल्ड भी कई बार अगर डॉटर हो जाती है तो आपने बुक में पढ़ा ही होगा कि मिठाई बांटने वाली भी क्या बात है, लड़की हुई है ऐसा भी क्या है। तो मतलब दिस इज़ हाउ आवर एटीट्यूड इज़। बिल्कुल। पर ये जैसे मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, क्योंकि सारा प्रेशर उनसे ही आता है, जो इन लॉज के उससे आता है, लड़की पे आता है, लड़कों पे तो उतना नहीं होता है। बट उनका साइकोलॉजी क्या है, ये कहाँ से, ये मतलब कहाँ से रहा है कि जो लोग बोलते हैं कि मतलब लड़का चाहिए लड़का चाहिए, उसका कल्चरल रूटिंग कहाँ पे है? मतलब इट हैज़ टू कम फ्रॉम कल्चर ओनली। और जो मैंने आपकी बुक में भी पढ़ा पूरे, उसमें वो कहीं ना कहीं वो वी आर गोइंग बैक टू कल्चर, कि वहाँ से वो वैल्यूज़ जो हैं वहाँ से वो चीज़ आ रही है, जो एक्सक्यूजेज आ रहे हैं वहाँ से। तो देखिए, अगर यहाँ पर अगर मैं ये देखूं कि जो अभी मैंने स्टोरी लिखी, जो उसमें चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अनएजुकेटेड और पुअर पेशेंट्स हैं या फिर एफ्लुएंट फैमिलीज़ हैं, वो दोनों ही, कोई बार तो है नहीं, वो उनको भी अपना एम्पायर के लिए लड़का चाहिए है। और अगर लड़का नहीं होता है तो वो उस डॉटर इन लॉ को बिल्कुल ही दखल अंदाज कर देते हैं और उस बेटे को भी अपनी प्रॉपर्टी से हटा देते हैं, क्योंकि उसकी 2 बेटियां हैं या 3 बेटियां हैं। तो अगर आपके पास 100 करोड़ का भी धन है तो भी आप उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसका पास बेटा नहीं है, तो ये तो दामाद के पास जाएगा, या बेटियां तो उसका। तो एक तो ये हो गया कि हमारे पास इतना पैसा है तो उसको हमारा ही लीनिएज एक ले, हमारा ही वंश चलाने वाला। दूसरा है कि अगर लड़का नहीं हुआ तो वंश कैसे चलेगा। तीसरा है कि वही एंड मतलब दे एक्चुअली बिलीव इन इट कि अगर लड़का नहीं जलाएगा उनकी चिता को तो वो स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ा एक्चुअली में कारण, हाँ, जो आपने बार बार रिपीटेडली ये आता है हर इंस्टेंस में। हाँ, तो ये भी है कि भाई वो नहीं होगा। फिर कई सोसाइटीज़ में ऐसा है कि जैसी लड़की पैदा होती है, जैसे अभी ऐसे जोकिंगली हो रहा था, मगर एक बेटी के बाद दूसरी बेटी जब पैदा हुई एक कपल की, तो उसने कहा कि अब तो मुझे टर्म इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा और बहुत सारे इंश्योरेंस कराने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो 2 बेटियां हो गई। तो मैंने ऐसे उसको आर्ग्यू किया कि बेटे की पढ़ाई के लिए जब उसको बाहर भेजोगे तो भी वो उतना ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि लड़की की दहेज के लिए तुम कर रहे हो। तो बोला कि नहीं, वो तो मतलब एक कम्युनिटी है जहाँ पर कि आपको बोली लगाई जाती है कि अच्छा जी कितने करोड़ खर्च करोगे बेटी की शादी में। तो वो कितने करोड़ खर्च करोगे बेटी की शादी में, तो तुम बेटे की शादी में कितने करोड़ खर्च करोगे, हम ही क्यों खर्च करने हैं बेटी की शादी में। तो वो भी एक बहुत बड़ा है। सिक्योरिटी, मेन जो कि ऑलरेडी जिनको पता है कि उन्होंने भी कुछ ऐसा किया या उन्होंने देखा, उन्हें पता है कि लड़की बहुत सिक्योर तो है नहीं। आप कई सिटीज़ में देख लीजिए, शाम को हम लड़की को बाहर नहीं निकाल सकते अकेले। तो वो वाली बात भी जैसे ही बच्ची पैदा होती है, फादर के दिमाग में कहीं आ ही जाता है कि कहीं सिक्योर होगी कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। और मेरी स्टोरीज़ में भी लिखा है कि चाहे आप पढ़े लिखे कॉलेज में हैं या कहीं पर भी हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई गलत तरीके से टच कर देता है, गलत तरीके से, तो वो एक ख्याल भी आ जाता है कि क्या। तो ये बहुत सारी, अच्छा फिर इसमें करना क्या है। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ रात को 12 बजे 2 बजे भी लड़की निकल सकती है, तो इसका मतलब सेफ्टी अगर है तो वहाँ पर लड़कियों के लिए इतना वो नहीं है, माँ बाप को इतना ख़राब नहीं लगता अगर लड़की पैदा होती है। कई स्टेट्स तो ऐसी हैं। और ऐसे ही अगर आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, अगर ये दहेज ख़त्म कर दिया, अगर पढ़ा दिया, अगर लड़की पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, अपना कमा रही है, और जैसा लड़का है, जैसे लड़के को कमाना है और उसके बाद उसको नौकरी करनी है और उसको खुद का मकान लेना है और ही शुड बी डिपेंडेंट कि भाई अपने बीवी बच्चों का पाल सके, ऐसी लड़की से एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं है। पढ़ो और कमाओ, और क्यों आपको एक प्रिंस चार्मिंग चाहिए जो घोड़े पर आके आपको ले जाएगा और खुद वो कमाएगा और तुम घर पर बैठोगी, क्यों करना है ऐसा। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं, और फिर दूसरा कि माँ बाप ये क्यों सोचेंगे हमारा बेटा नहीं है तो हम बुढ़ापे में किसके पास रहेंगे, बेटी के पास रहेंगे। कोई क्वेश्चन, उसके बेटी का हस्बैंड जो है वो क्यों क्वेश्चन करेगा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं रह सकते हमारे साथ। अब तो वैसे भी अब जैसे जैसे मतलब अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे लोग शिफ्ट कर रहे हैं शहरों में,
अब तो ये हो रहा है कि वो वाला सिचुएशन रहा ही नहीं कि लड़का भी अब माँ बाप के पास नहीं रहते हैं, लड़कियां भी नहीं रहती हैं, दोनों बाहर ही रह रहे हैं, सब लोग बाहर ही जा रहे हैं। उनको ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत है माँ बाप के, बच्चों को पालने के लिए कोई नहीं। हाँ एग्जैक्टली तो ये एक्चुअली में अगर आपने जो सारे फैक्टर्स एक्सप्लेन किए, सिक्योरिटी का भी एक फैक्टर है, बट अगर उसको भी हम सोल्व कर दें तो और सारे फैक्टर्स भी हैं। होलिस्टिक प्रॉब्लम है ये। तो जब तक ये सारे फैक्टर्स को हम टैकल नहीं करेंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। बिल्कुल। इसमें सबसे शॉकिंग जो चीज़ें थी मेरे लिए, उन आपके 90s का 2000 का जो एक्सपीरियंस था, खासकर जो MCD हॉस्पिटल में जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो ये था कि बिहेवियर फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर मतलब वो क्रेजी है, क्योंकि सिर्फ आप मेडिकली आप डील नहीं कर रहे हो पेशेंट्स के साथ, आप मतलब एक ह्यूमन लेवल पे भी आपको डील करना पड़ रहा है, जो कि शायद आपकी जॉब नहीं होनी चाहिए, बट आप क्योंकि ऐसे प्रोफेशन में हो, आपको ऐसे फैमिली इश्यूज से डील कर रहा है, जैसे ब्लड डोनेशन वाला जो इशू था, मतलब इट्स क्रेजी। तो ऐसे ही होता है कि अगर पेशेंट और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसमें कि आपको पता नहीं होता किस वक्त यूट्रस एकदम रिलैक्स हो जाए और 5 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में, उसको इतने बड़े सरफेस से बहुत 15 मिनट में पूरा ब्लड निकल सकता है, इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है यूट्रस का। अगर वो एटोनिक हो गया तो अगर उसने 5-6 बहुत सारे बच्चे पैदा किए तो चांसेस दैट यूट्रस उसका रिलैक्स हो जाएगा और ब्लड लॉस होगा बहुत ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादातर गवर्नमेंट में ऐसा ही होता है कि जब ब्लीड हो रहा है उसको, तो जैसे ही आप अटेंडेंट के पास जाते हैं कि भाई ब्लड करने के लिए कोई आइए, ब्लड डोनेशन करना है, तो आदमी लोग तो सब गायब ही हो जाते हैं वहाँ से। क्या बात? हाँ, सब डिसअपेयर हो जाते हैं, जो उसका हस्बैंड होगा, देवर होगा, सब निकल गए। एक्सपेक्टेड है कि भाई आके करेगा, क्योंकि भाई उसकी फैमिली का बीवी जो मतलब बहू है उसकी फैमिली दे ब्लड, हम क्यों देंगे, हमारा बेटा तो कमज़ोर हो जाएगा। अभी बेटा वहीं खड़ा होता है थोड़ी देर पहले और उसके बाद कहते हैं वो तो दुबई गया हुआ है। और फिर जो वहाँ पर आया है, जो क्लास 4 वर्कर हैं, वो एक परमानेंट जॉब में होती हैं और वो भी उसी तरीके के माइंडसेट से आ रही होती हैं जो इनका है, तो वो और उनको आग लगाती हैं। वो कहती हैं अरे ये अब क्योंकि हम तो 3-3 साल के लिए सीनियर रेजिडेंसी कर रहे होते हैं, हमारा तो 3 साल का ही कोर्स है, नए बच्चे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, बैठे रहो अपने आप कर लेंगे। तो वो भी उनको कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है ब्लड देने की, हॉस्पिटल में आए हैं तो इनकी जिम्मेवारी है, कर लेंगे। अब ऐसे पूरा उनको आया को लगता है, क्योंकि वो अपने गांव में डिलीवरी करा रही होती है घर में, तो उसको लगता है ये नए बच्चे हैं, सीख रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा पता है, ऐसे ही बोल रहे हैं ब्लड ज़रूरत नहीं। अरे भाई ब्लड की ज़रूरत नहीं होगी तो हम क्यों बोलेंगे। तो वो आया उनको और भी ज़्यादा बरगला देती है कि कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा मन नहीं करता कि एक दो मतलब और वो सारी औरतें मिलके एंड देन दे वुड नॉट इवन कम, आके बात भी नहीं करेंगी। आप बुलाते रहिए कि इसके सुंदरी के आ जाइए रिश्तेदार, बात करनी है, दे वुड नॉट गिव एनी, ध्यान ही नहीं देंगी कि ठीक है कर रही है, डॉक्टर कर रही है। तो ब्लड के लिए नहीं आना है, दवाइयों के लिए उनको मतलब पैसा निकालने में ऐसा लगता है कि है ही नहीं, अब दवाई नहीं है। हम लोग तो खैर बहुत स्टॉक रखते ही हैं अपने पास, जैसे ही आती है, या बाहर चाय वाला ही इतनी दवाइयाँ रखता था कि हम उसी से ले लेते थे दवाइयाँ। लेकिन अगर कुछ नहीं है और आप उनको लिस्ट दे दी, अगेन उनको लिस्ट देना हमें भी थोड़ा डर लगता था, तो हॉस्पिटल सप्लाई है नहीं और आप अगर उनसे मंगवा रहे हैं तो वो भी स्क्रूटनी हो जाता था। तो हम अपनी जेब के लिए तो नहीं मंगवा रहे हैं, अब उसके धागा ही नहीं है तो सिलेंगे कैसे, उसकी एपिज़ोटमी या कट कैसे सिलेंगे। तो वो मंगाते थे तो उस पर भी यही होता था कि आप जो है अननेसेसरी मंगा रहे हैं। तो वो लोग जो अटेंडेंट है वो बैठ के गपशप मारनी, खाना करना, ये सब कुछ है, मगर आपने अगर कुछ भी, और सबसे ज़्यादा ब्लड का, और सबसे ज़्यादा लगता है कि क्या कुत्ते का लाएं, भैंस का लाएं, किसका दें आपकी पुत्रवधू को, हम कहाँ से लाएं, खून तो देने से ही होगा ना, और 3 महीने में वापस से बन जाएगा। तुम्हारे बेटे का नहीं, बेटा कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर हो जाएगा मतलब क्या? मतलब या तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा या पोटेंसी कम हो जाएगी। ये कहाँ से चला है ये रूमर? ये पहले तो व्हाट्सएप भी नहीं होता था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल बोलते हैं। इट्स क्रेजी कि इस टाइप के रूमर्स, और लोगों मतलब कितना ही समझाओ उनको, और आपको मतलब सर पकड़ना पड़ेगी, क्या करें। और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इससे एक जुड़ा हुआ ये भी सवाल आता है कि जो सेटअप है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, आपको स्टाफ की कमी होती है, ऊपर से आपको इन लोगों को इस तरीके से डील करना पड़ता है। तो
जब आप सिचुएशन कोई चेंज नहीं हुई होगी, आई होप नहीं। कि मतलब हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं हुई होगी पिछले 20 साल में। जब आप वहाँ पे थे एमसीडी हॉस्पिटल में और आज भी हम चले जाएंगे तो आज शायद मेरी बेटी है, अभी भी वैसे ही है। वैसे ही है, शी इज तो ऑल्सो डूइंग पोस्ट कंफर्म्ड है। ग्रेजुएशन का। तो आप ये बताइए कि एज अ पॉलिसी मेकर अगर आप हो तो क्या प्रॉब्लम्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अभी काम कर रहे हो, किया है बहुत जगह पे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस, क्या अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत सॉल्व करना चाहें तो हो सकती हैं? ओके, तो सबसे पहले तो आप देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ तक मुझे पता है, अगर आपके पास 20 सीट्स हैं तो 20 फुल नहीं, फिल्ड नहीं है। अगर 20 डॉक्टर को काम करना है वहाँ पर तो कम से कम 20 डॉक्टर रखिए। अगर आपने 10 रख रखे हैं तो 10 की सैलरी कहाँ जा रही है? पेपर पर तो जा ही रही है कहीं। तो वो एक है कि कम स्टाफ है, कम स्टाफ है, और जो क्लास 4 एम्प्लॉई है वो थोड़े एज ज़्यादा है, कागज़ों पे कम लिखी हुई है, जो काम उन्हें करना चाहिए वो हमारे इंटर्न्स कर रहे हैं, हमारे फर्स्ट ईयर्स कर रहे हैं। तो जो उनको सीखना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। वो ब्लड का फॉर्म लेके जा रहे हैं लैब में, लैब से बॉटल्स लेके आ रहे हैं, और ये काम जो कागज़ फाइल इधर ले जा रहा है वो इंटर्न कर रहा है सारा दिन पेपर। और आया जो है वो बैठी हुई है, क्योंकि वैसे तो कागज़ पे उनकी एज जो है वो 50 साल है, अदरवाइज़ वो 70 की हो गई हैं, कम कम लिखवाया गया था। तो यंग एम्प्लॉयज़ भी नहीं आ रहे। यंग एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो अडॉक बेसिस पर आ रहे हैं कई, जो क्लास 4 और ये है, और वो अडॉक बेसिस पे आ रहे हैं, और वो उन्हें लगता है कि वो सब फ़ायदा उठा लें। तो जैसे ब्लड के लिए बोला तो उन्होंने अपना बीच में कमीशन लिया और ब्लड अरेंज करने का कि हम मैं कराता हूँ अरेंज, और ये तो वो इस तरीके के काम में हो रहे हैं। तो पूरी वैकेंसी फिल नहीं होना, ओवरबर्डन होना। सरकारी में एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों को क्योंकि पढ़ाया जा रहा होता है तो प्रोटोकॉल वाइज होता है सारा कुछ, कि भाई हाई ब्लड प्रेशर है तो ये करना है, ये करना है, जैसे बुक में है इंटरनेशनली जो हमने पढ़ा, सारा प्रोटोकॉल वाइज होगा। ये टेस्ट भेजने हैं, ये मैनेजमेंट है, ऐसे डायग्नोसिस करनी है, प्रेजेंटेशन होगा केस का। और हम लोग एक्सपीरियंस भी बहुत हो जाते हैं क्योंकि एक एक केस इतने दफ़ा देखा। तो डॉक्टर एक्सपीरियंस भी बहुत है और प्रोटोकॉल वाइज कर रहा है, तो वहाँ तो बहुत अच्छी बात है। सरकारी में कोई अननेसेसरी सिजेरियन नहीं हो रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि बर्डन बहुत है। आप सुबह से जाते हैं, शाम तक एक फैक्ट्री की तरह लगे रहते हैं। आपको ये भी नहीं समझ में आता कि चाय भी पीनी है या यूरिन भी पास करने जाना है, वो उस हिसाब से चल रहा है। और क्योंकि मतलब आपके पास, अगर मैं पेशेंट से बात कर रही हूँ और लाइन में 100 मरीज़ और हैं, तो आप उसकी कितनी बात करेंगे? सही बात। आप उससे जो पूछेंगे उतना जवाब वो दे दे, उससे एक्स्ट्रा वो बोलेगी तो आप गुस्सा हो जाएँगे। तो क्या एक ये कारण इसलिए भी है कि लोग जो सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होते हैं वो टाइम ही नहीं देते, हाँ, तो होते ही। सबसे बड़ा कारण तो यही है। पर 500 की लाइन लगी हुई है, और जो परमानेंट गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, दे डोंट सिट, दे जस्ट कम फॉर 1 आवर, चाय पिएंगे चले जाएंगे। तो सारा काम रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो जो परमानेंट एम्प्लॉई है वो करते ही नहीं है। अभी वो रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो कितना काम करेगा? उसको ये नहीं है कि आप सोचें कि मैं 500 की ओपीडी निपटा कर उसके बाद मुझे जितने मैंने आज के एडमिशन किए हैं उसकी फाइल बनानी है, सारे पेशेंट्स जाके देखने हैं, वो करने के बाद मैनेजमेंट करना है, शाम तक की जो भी ड्यूटी है या आपकी रात की ड्यूटी है। कई बार तो सिर्फ इतना होता है कि मैंने अगर उस दिन 20 एडमिशन किए, किसी एक हाई ब्लड प्रेशर वाले वार्ड में करा, एक हाई रिस्क वार्ड में, एक सेप्टिक वार्ड में, कुछ ऐसे 2-2 4-4 सारी जगह कर दिए, लेबर रूम में कर दिए। शाम तक ये ढूंढाई ही चल रही होती है कि मरीज गए कहाँ। 20 तो थे, 20 एडमिट किए थे, 2 कहाँ गए? क्योंकि इतना रश है कि कोई 2 मरीजों को बेड नहीं मिला तो वो किसी कॉरिडोर में ही जाके बैठ गए हैं। अभी आप पहले लिस्ट देख रहे हैं, फिर इंटर्न को दौड़ा रहे हैं कि देखो भाई वो 2 मरीज कहाँ गए, क्योंकि मैनेजमेंट तो करना ही है, मगर हमें हमारी क्लास इस बात पे लग जाएगी कि वो जो 2 मरीज मिसिंग है वो कहाँ है। कुछ भी हो सकता है, उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद आप उनको नहीं छोड़ सकते। तो मेन प्रॉब्लम एक तो है कैपेसिटी कम है, ओवरऑल बेड्स की भी, और इक्विपमेंट भी उस हिसाब से कम ही होगा, उस हिसाब से डॉक्टर्स भी कम है। तो क्या हमारे पास डॉक्टरों की बाहर कमी है इसलिए भर्ती नहीं कर रहे हैं, या क्या चक्कर है? वो तनख्वाह, फिर वो जो 10 की तनख्वाह है वो सबको जाएगी ना, ब्यूरोक्रेट्स को, ऊपर से नीचे तक, जो 10 वैकेंसी जो फिल नहीं की है। इक्विपमेंट आप मानेंगे नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा है कि इतने महंगे महंगे, जो कि अभी प्राइवेट में हम यूज़ कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी और ये सब कुछ है,
मगर आता ही किसी को नहीं है यूज़ करना। अब आता भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है। जो पुराने डॉक्टर हैं उनको तो सरकारी नौकरी मिली हुई है, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना सीखने का ना सिखाने का, ठीक है। या फिर अगर सीखने का इंटरेस्ट है तो खुद ही सीखने में लगे हुए हैं, आगे नहीं सिखा रहे, क्योंकि उतना स्किल्ड तो होना चाहिए कि सिखाना है। बहुत लाखों के इंस्ट्रूमेंट एकदम कूड़े में पड़े हैं। और अभी हमारी एक वही तावड़ू के पास वाला जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें ही हम ही कितनी बार कह चुके हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ख़राब हो रहे हैं, हम ही आके सिखा देते हैं, हमें तो आता है, आप एक दिन ऐसा बना लीजिए, पैसा भी नहीं मांग रहे आपसे, बस ये है कि इतना मरीज़ है तो आपके बच्चे भी सीख जाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे निकल रहे हैं जो कर उनको नहीं आता लैप्रोस्कोपी, इंस्ट्रूमेंट तक बेकार मिट्टी खा रहे हैं और बेकार हो जाएंगे। अब इंस्ट्रूमेंट लगा के रखे हुए हैं, हाँ, मगर किसी को आता नहीं, कोई सीखना नहीं चाहता। नए बच्चे अगर करना चाहते हैं तो प्रोफेसर सलाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ही नहीं आता तो क्या बोलेंगे। तो ऐसा भी है कि बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट कि भाई आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, दूसरा कॉन्ट्रास्ट भी है कि आपको बेसिक दवाइयाँ नहीं मिल रही, ग्लव्स नहीं मिल रहे, और सिस्टर्स हमें नाराज़ होती हैं कि अगर इंटर्न एक एक्स्ट्रा गाउन पहन लेता है, स्टेराइल गाउन, तो उसको सुना देती हैं कि आप मत पहनिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की। तो वहाँ स्कार्सिटी भी है, और कहीं कॉन्ट्रास्ट है कि ऐसे रद्दी में पड़े हुए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट और यूटिलाइज नहीं हो रहे। दोनों ही तरीके का बर्बादी है। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि दो स्टोरीज जो आपने लिखी हैं, एक आरिफा की, अनदर गर्ल वाज देयर, जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि दोनों की स्टोरीज पढ़ के कि जो फैमिलीज की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो ट्रीट कर रहे थे, किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, वो अगर हम देखें तो जो वुमेन है, दे आर ओनली सीन एज बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन। जैसे अगर मेरी बीवी को बेटियां हो रही हैं तो ये कहा जाए कि एक दूसरी लेके आते हैं और वो बेटा करेगी, इसके ये तो कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि इसका तो वजाइना में ही वाई क्रोमोसोम फल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी दूसरी लड़की ले आए कहीं से, जो कि किसी दूसरी स्टेट से आई है, या तो ख़रीद के आई है या गरीब थी, उसके माँ बाप ने दे दिया। फिर उसके साथ उसको मतलब प्रॉपरली वेड करके लेके आए, शादी करके लाए और बहू की तरह रखा। और एज सुन एज शी वॉज प्रेग्नेंट, सब कुछ हुआ, बेटा पैदा होने के बाद बेटा रख लिया पहली वाली बीवी के साथ, क्योंकि बच्चे भी है, वो एक सोशल फैब्रिक है, आप उसको नहीं करना चाहते, और इसका बच्चा रखने के बाद इसको फेंक दिया। ये दूसरी स्टेट से थी, गरीब थी, इसका यहाँ पर कोई वैसे भी नहीं था। ऐसे केसेस हैं, ऐसे भी केसेस हैं। तो मतलब अगर बेटा हो गया तो वो बेटा प्रोड्यूसिंग मशीन है। और ये तो और भी ज़्यादा ख़राब है कि अगर आपका ऐसा एक है तो दे आर रिपीटेडली सर्कुलेटेड इन फैमिलीज़, लाइक कोई और ले लेगा, फिर कोई और ले लेगा। अब वो इतने गरीब तबके की होती हैं कि मुझे लगता है कि शायद उनके पास और कोई चारा नहीं होता, या फिर in search of any good family who would accept them as a बहू also. I don't know. ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्थ की स्टेट में हो रहा है। क्या आप ये बता सकते हैं कि जैसे क्या क्या जो चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो एक प्रेग्नेंट वुमन है उसको ध्यान रखना चाहिए, और ड्यूरिंग द डिलीवरी एज वेल एज आफ्टर द डिलीवरी, क्योंकि आपने एक जगह लिखा भी है कि बुक में कि जो बच्चे जब होते हैं तो उसको शहद चखा दिया जाता है, काजल लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें आज भी हो रही है। मालिश भी बिलीव करते हैं लोग कि मालिश अच्छे से करेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। तो क्या ये सब चीज़ें करना ठीक है या गलत है, या इस तरीके से कुछ चीज़ें होती होंगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी जो मानी जाती होंगी, क्या गलत हैं, क्या मिथ हैं, क्या रियलिटी है? तो बिल्कुल ही दो तरीके की पॉपुलेशन हो गई है, जिसमें कि अभी जो एजुकेटेड क्लास है उनके गूगल मिथ हैं, और वो मिथ और भी ज़्यादा मतलब क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, फेसबुक ग्रुप बन गए हैं, सपोर्ट ग्रुप बन गए हैं। तो आप प्रेग्नेंट होते हैं, ऐप्स बहुत सारी हैं, तो आपके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है हर जगह से। तो ये शुरू हो गया कहना कि क्या क्या नहीं खाना है, तो पपाया नहीं खाना है, पाइनएप्पल नहीं खाना है, गरम मसाला नहीं खाना है, भिंडी नहीं खानी, बैंगन नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने। तो मैं शुरुआत ही ऐसे करती हूँ, जब वो आए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं कहती हूँ बैंगन खाना है, भिंडी खानी है, पपाया खाना है, पाइनएप्पल खाना है। तो अच्छा, हमें तो मना किया था। मैंने कहा कहाँ लिखा है, बुक में तो कहीं लिखा नहीं है, आपके गूगल मिथ में ही लिखा है। फिर उनको ये बहुत होता है कि जो यंगर जनरेशन है
कि अब तो बिल्कुल काम करना बंद कर देना चाहिए, झुकना भी नहीं चाहिए, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी चाहिए, ड्राइव भी नहीं करना चाहिए। तो फिर उनको ये समझाना पड़ता है कि देखिए लॉजिकल कैसे है, आपकी मम्मा, आपकी दादी, नानी सब ने घर के काम किए, आपकी मेड 10 घरों के झाड़ू पोछे लगा रही है। अगर आप नहीं करोगे तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी उसको। तो ये सब कुछ करना है, यू कैन बी एक्टिव। दूसरा उनका सवाल आता है या फिर किसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्की ब्लीडिंग हो गई या कुछ इम्प्लांटेशन ब्लीड है, अ, या ट्रैवल कर लिया फॉर सम रीज़न, शी डिडंट नो कि वो प्रेग्नेंट है और ट्रैवल कर लिया उसने और ब्लीडिंग हो गई, या फिर अर्ली अबॉर्शन हो गया जो कि बहुत नॉर्मल है। आप जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, जल्दी पता चल गया और कई बार नहीं होती ठीक से प्रेगनेंसी। तो उस चीज़ को ब्लेम करना कि हमने क्योंकि ट्रैवल कर लिया था इसीलिए हो गया, या हम उस दिन थोड़ा एग्जर्शन कर लिया था इसलिए हो गया था। तो उन्हें समझाना कि नेचर में भी अगर एक पेड़ पर बहुत सारे फूल लग रहे हैं तो सारे फल नहीं बनते हैं। आम के पेड़ पर इतना गुच्छा फूलों का होता है तो 2 ही लटकते हैं या 1 ही लटकता है। जितने नहीं फूल फल नहीं बने वो सारे क्रोमोसोमली एबनॉर्मल थे। तो अगर आपका ये ऐसा अर्ली अबॉर्शन जैसा हो गया क्योंकि हर एक कोई प्रोजेक्ट बेबी कर रहा है, ठीक है, आपने आज चाहा, 35 साल के हो गए, अभी आपको लगा कि अब हमें बच्चा चाहिए, अब हमारा सब हो गया, सेटलमेंट हो गया, पैसा कमाना भी जो चाहते थे कर लिया, घर ले लिया, अब बच्चा चाहिए। अभी बच्चा चाहते ही तो एकदम नहीं आएगा, 6 महीने साल तो लग जाएंगे उसको। और उसमें क्योंकि वो इतनी मेहनत का काम हो गया है, बच्चा सेक्स करने का टाइम नहीं है, दोनों मिल के फर्टाइल विंडो ढूंढ रहे हैं, उसमें आके मेहनत से काम कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, फिर जब हो जाता है तो एक्सपेक्टेशन भी है जैसे ही हो गया तो ये तो ठीक ही होना चाहिए। अभी अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें होती है, केमिकल प्रेगनेंसी है, इम्प्लांटेशन फेलियर है, कई बार नहीं ठीक से बनता बच्चा, कई बार बच्चा ही नहीं बनता है, एन एम्ब्रियोनिक है। तो उसमें वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो उससे उसमें तो आप और भी प्रॉब्लम्स होंगे जितने परेशान जितना होंगे। बचे तो फिर वो उसको ट्रैवल को या तो दोष देंगे या फिर हमने ऐसा खा लिया इसको दोष देंगे, या ये सारी चीज़ें। तो प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। सारे मैमल तो हो रहे हैं ना प्रेग्नेंट, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस। और छोड़िए, कई बार ये बोलती हूँ तो पेशेंट ऑफेंड हो जाते हैं, अच्छा आप हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं। तो दादी नानी ले लीजिए, और कोई आपके आसपास जो भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो उनको ले लीजिए। मैं ट्यूसडे को फ्री ओपीडी करती हूँ अपने क्लिनिक पर। वहाँ पर मेड्स और उस तबके के लोग आते हैं जो हाउस हेल्प्स होती हैं हमारी। जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं हम उनसे, तो कितने बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, जो भी, अच्छा कितने नॉर्मल हुए, कितने सिजेरियन हुए, कोई एक भी नहीं बोलता सिजेरियन हुआ, सबका अच्छा। ही नॉर्मल हुआ। अच्छा। उनका कैसे हो जाता है नॉर्मल, और क्यों सिजेरियन रेट बढ़ रहा है हमारी कंट्री में? हाँ, ये मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो ये, पर उससे पहले क्योंकि आपने एक तरीके से बात की कि जो डिले कर रहे हैं लोग कि 35-30, बल्कि अभी तो ये हो गया कि पहले हम सारा सेटल करेंगे, सारी चीज़ें, अब इकोनॉमिकली हम एम्पावर्ड होंगे, स्टेबल होंगे, उसके बाद हम बच्चे करेंगे, फैमिली करेंगे। तो वो 32, 33, 34, 35 उसके बाद ही अभी बहुत नॉर्मल हो गया है। तो क्या जो ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में या पूरी दुनिया भर में ये है कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो उसका कारण ये डिलेड शादियां हैं, ये सब प्रेगनेंसी के अटेम्प्ट्स हैं, या फिर कुछ रेडिकली आपको दिखता है कि पहले जो था 90s में या अभी में कुछ ऐसा चेंज दिख रहा है कि इनफर्टिलिटी एज अ होल बढ़ रही है? इनफर्टिलिटी बिल्कुल बढ़ रही है, ठीक है। उसके क्या कारण है? उसमें सबसे पहला कारण तो ये है, देखिए बहुत ज़्यादा तो हमारा लाइफस्टाइल है, ठीक है। हम लोग सिटिंग जॉब में हैं, बैठे रहते हैं, लैपटॉप हमारी लैप पर होता है, माइक्रोवेव से हम खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना मंगा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है, वो सब आपकी फर्टिलिटी को कम करता है। अभी अगर एक मेल है, अच्छा सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनना या लैपटॉप को हर वक्त लैप पर रखना, ये सब का स्पर्म काउंट से भी है। स्मोकिंग करना, जॉइंट लेना, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं आजकल। लेट नाइट सोना या बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करना, इन सब चीज़ों से फर्टिलिटी कम होती है। लड़कियों में पीसीओडी हो रहा है और मेन में भी स्पर्म काउंट कम हो रहा है। तो ये एक लाइफस्टाइल हो गया। दूसरा ये है कि अगर एक मतलब ये सेइंग है, अगर आपका फर्टिलिटी 20 से 25-30 ईयर्स में कर लें तो बेस्ट रहता है। एग का क्वालिटी भी अच्छा होता है, मगर जितना ज़्यादा एज होती जाती है एग का क्वालिटी भी पुअर होता जाता है। अगेन इट्स रिटन इन द बुक, मैंने नहीं बोला है, कि जो यूटरस बच्चा नहीं प्रोड्यूस करता है वो
फाइब्रॉइड्स प्रोड्यूस करता है या गांठें बनने लगती है। अच्छा। तो ये एक सेइंग है बस, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको एस्ट्रोजन फेज शुरू हुआ, आपने 12 साल की उम्र से पीरियड शुरू हुए और विदाउट पॉज आपको 35 साल तक चले जा रहे हैं, एक प्रेगनेंसी पॉज देती है जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन फेज होता है 9 महीने का, फिर आप फीड कराते हो बच्चे को, तब भी आपका एक प्रोजेस्ट्रोजेनिक फेज आता है। तो अगर आपके 2 साल बीच में पॉज हुआ तो एस्ट्रोजन नहीं मिला यूट्रस को, तो फाइब्रॉइड नहीं बने, मगर अनइंटरप्टेड एस्ट्रोजन की वजह से वो गांठें बनने लग गई। अब एक और नई बीमारी भगवान ने हमें दी है, उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये क्या है? अगर आपको अनइंटरप्टेड पीरियड आए जा रहे हैं, तो पीरियड जो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो बाहर निकलना चाहिए, जो कि नॉर्मली वजाइना से निकलना है, वो यूट्रस से फलोपियन ट्यूब से होता हुआ ओवरी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो इट्स गोइंग रेट्रोग्रेड, उल्टा होके बह रहा है। अभी वो मतलब डर्टी तो नहीं कहूँगी, मगर ओल्ड ब्लड है जो कि फलोपियन ट्यूब के थ्रू जाके ओवरी में जा रहा है, और फलोपियन ट्यूब की तो ओपनिंग है तो वहाँ से ओवरी में गिरा, लेकिन वहाँ और भी तो स्ट्रक्चर है ना, आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे आपका रेक्टम है, पूरी पेट, सब जगह आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड फैलता जा रहा है, और जहाँ जहाँ वो फैल रहा है वहाँ वहाँ सब चीज़ों को चिपकाता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आती है जबकि सारे ऑर्गन चिपक गए, फ्रोजन पेल्विस हो गया, और लेडी को यूरिन पास करते वक्त भी ब्लड पेन हो रहा है, पॉटी करते वक्त भी पूरा महीना पेन हो रहा है, क्योंकि वो तो जब आपको महीना नहीं आ रहा तब भी वो ब्लड तो वहाँ पर है ही, और वो वहाँ पर ग्रो कर रहा है। तो ये एक अजीब ही बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस। अब वो भी अगर आपने बीच में पॉज नहीं दिया पीरियड्स का, कि भाई 9 महीने पीरियड नहीं आया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर आपने 1 साल फीड कराया, 6 महीने साल फिर नहीं आपको पीरियड आए, तो यू आर प्रोटेक्टेड, बट नाउ यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। अब एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, फाइब्रॉइड की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, और लाइफस्टाइल की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है। बिल्कुल। और ये भी तो अब देखिए ना कि अगर आप 30-35 साल के बाद अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो पहले जो एवरेज जिस एज पे कंसीव होता था, वो तो अब जैसे आपने बात की कि ये जो और एक सेक्शन ऑफ पीपल है जो 20-22 साल में जो शादी कर रहे हैं, वो लोग, उनको आसानी से हो रहा है। लाइफस्टाइल तो खैर अब सबका ही एक जैसा ही हो गया है, बट अगर कोई 20-22 साल में कर रहा है, 2-3 बच्चे 25 साल तक 26 साल तक कर लिए, अब वो भी अगर 35 में जाके फिर से ट्राई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो ये तो एक एक्चुअली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसका ये भी है ना कि आप कर ही इतने लेट रहे हो। तो एग स्पर्म की क्वालिटी कम हो रही है, एग की क्वालिटी कम हो रही है, चांसेस ऑफ अभी 35 के बाद थोड़े से चांसेस भी तो डाउन सिंड्रोम और क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के भी बढ़ जाते हैं। तो फिर वो भी है कि बच्चे भी कुछ ना कुछ क्रोमोसोमल ऑटिज्म बढ़ रहा है, डाउन सिंड्रोम बढ़ रहा है, तो वो डिटेक्ट करना पड़ता है आपको, नंबर ऑफ टेस्ट भी बढ़ जाते हैं करने। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो फर्टिलिटी, और फिर आप आजकल के बच्चों के पास टाइम भी नहीं है, मतलब ये कहेंगे कि अगर आते हैं हमारे पास तो टेस्ट कराने के लिए पैसे हैं, कितने टेस्ट करा लो, इधर भी उधर भी, हस्बैंड की वाइफ भी, मगर उनको कहो कि देखो टेस्ट तो मैं करा लूँगी, आपको सर्टिफिकेट भी दे दूँगी कि आप ठीक हो, या फिर ये कमी है तो मैं दवाई देती हूँ, मगर बिना सेक्स के प्रेगनेंसी कैसे होगी? मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी? आपको क्या मतलब सेक्स नहीं कर रहे हैं और प्रेगनेंसी टाइम ही नहीं है। अच्छा, मतलब एकदम टाइम्ड करना है। आप वो एक दिन बता दीजिए जिसमें कि बस वी शुड नेल इट, जिस दिन ओव्यूलेशन होना है, तो वो कैसे होगा? एक ट्रैवलिंग जॉब में है, एक ऐसे है, दोनों बस तो दे आर जस्ट वांट कि एक दिन दे दो अपॉइंटमेंट। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो फिर बच्चा कर लोगे तो उसको कैसे टाइम दोगे? अपने लिए एक दूसरे के पास टाइम नहीं है तो। अच्छा, इसकी वजह से भी अब क्या हो गया है कि क्योंकि इनफर्टिलिटी भी बढ़ रही है देश में, तो जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री भी है वो भी ग्रो कर रही है। अभी मैं देख रहा था एक क्लिनिक है, एक दोस्त भी मेरा है वहाँ पे काम करता है आईवीएफ के क्लिनिक में, एंड वो मुझे बता रहा था कि हमारा तो जो क्लिनिक है उसका जो कंपनी है वो पता नहीं इतने सैकड़ों करोड़ का, 1000 करोड़ का उसका वैल्यूएशन हो गया है, और वो हर उनका ये था एक्सपेंशन प्लान कि अभी हम इतने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, अभी हम इतने एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर बना रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मतलब ये तो अब जब आप उसको इतना कमर्शलाइज कर दोगे तो जो इनफर्टिलिटी के केस नहीं भी होंगे तो उनको भी आप आईवीएफ से करने की कोशिश करोगे, राइट? और वो हो भी रहा है। तो ये जो आईवीएफ का अब्यूज़ है, ये भी मुझे लगता है कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है तो लोग चले जाते हैं और वो चाहते हैं कि आईवीएफ एक ऑप्शन बन गया है। तो क्या इसका भी आपके सामने, आपके केसेस में अब्यूज़ का भी
कुछ आप हाईलाइट कर सकें जो लोगों को बता सकें कि इससे थोड़ा बचना है, इस एस्पेक्ट से या उस एस्पेक्ट से, इससे रिलेटेड? तो आईवीएफ का ये है कि देखिए, अगर कपल आएगा और उससे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही फॉर सम और दी अदर रीज़न, और समटाइम्स इट्स अनएक्सप्लेन्ड, तो एक कारण है कि चलिए ठीक है, अगर आप इतने साल हो गए हैं नहीं हो पा रहा, तो व्हाट नेक्स्ट? सो फॉर देम इट्स बून कि भाई हो ही नहीं पा रहा, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, कुछ कमी नहीं आ रही है, तब भी नहीं हो पा रहा। किसी किसी में कुछ कमी डिटेक्ट हो रही है, तो वो कारण है कि चलिए ये है। कई लोग तो इसलिए भी, अब जैसे एक ये मिथ है अगेन कि आईवीएफ से अगर करेंगे तो बेटा हो जाएगा, तो आईवीएफ से अगर करते हैं तो वाई क्रोमोसोम ही ऊपर आता है और उसी से होता है। कई लोग अगर इसलिए करा रहे हैं तो ऐसा भी आता है कि कपल बोलते हैं कि इस अच्छे खासे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, और वो बोले इस साल हम सोच रहे हैं कि आईवीएफ करा लें। तो मैंने कहा कि आईवीएफ क्यों करा लें, बच्चे तो आपके हो ही रहे हैं आराम से, 2 बच्चियां तो हैं आपको, मतलब अगर करना भी है तो आप नेचुरली कर सकते हैं। नहीं उससे फिर बेटा हो जाता है ना। मैंने कहा ये किसने बोला? यहाँ पे भी वो बीमारी आ गई है। यहाँ पे भी वो बीमारी है, तो उनको ये लगता है, और कई लोगों को लगता है कि अब ऐसा है हमारे पास टाइम नहीं है, आप ऐसा करिए एक ही साथ ट्विन कर दीजिए। तो दे जस्ट इंजीनियर्ड तरीके के कि भाई एक ही साथ ट्विंस कर दीजिए। बट ये हो जाता है कैसे? तो मतलब दवाएं जो देते, अब ऐसा है कि पहले जब तक ये लॉ इतना आईआरटी स्ट्रिक्ट नहीं हुआ था, तब तक तो हम 3 एम्ब्रियो भी डाल देते थे कि कोई एक तो पकड़ लेगा यूट्रस को। तो ट्रिपलेट हो जाते थे तो बहुत रिस्क हो जाता था, तो एक रिडक्शन करना पड़ता था। अब जो है ये होता है, या तो एक ही एम्ब्रियो डालिए या 2 डालिए, मगर एक का ज़्यादा हो गया। मगर हाँ, 2 अगर डलते हैं और दोनों ने चिपक लिया, यूट्रस को पकड़ लिया, तो फिर ट्विंस हो जाते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि जैसा ये मिथ है कि भाई बेटा होता है, ऐसे ये भी है कि ट्विंस हो जाते हैं तो ट्विंस कर लेते हैं। बट इट्स नॉट अ मिथ, मतलब ये तो एक प्रोसेस है, ये तो प्रोसेस बाय लक। परसेंटेज हाँ है, लक के से आपको हो भी जाएगा। बट क्या इसमें सेक्स सिलेक्शन नहीं हो सकता है अगर कोई, मतलब क्योंकि ये भी एक अब्यूज का एक एस्पेक्ट है कि लोग कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर्स चाहें आईवीएफ वाले तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम, जैसे अगर मुझे ये पता करना है कि जो अबॉर्शन हो रहे हैं मेरे, मान लीजिए बार और उसमें कुछ अबनॉर्मैलिटी आ रही है, हर बार होता है, तो क्रोमोसोमली कुछ बच्चे में खराबी आती है, तो फिर मैं आईवीएफ से एम्ब्रियो बनवा लेती हूँ, और फिर उन एक एम्ब्रियो को क्रोमोसोमली चेक किया जाता है। तो जब क्रोमोसोमली चेक करा जा रहा है, तो अगर मैं यही चीज़ मैं किसी दूसरी कंट्री में हूँ, तो मैं ये भी चेक कर सकती हूँ कि वो XY है, ये XX है, ये XX है, तो 5 एम्ब्रियोज में से कितने बेटे हैं कितने बेटियाँ, बिकॉज इट्स नॉट, मतलब लॉ ऑफ लैंड जो है वो वहाँ प्रोहिबिट नहीं करता ना इस बात को, लेकिन हमारे यहाँ तो है। तो जब क्रोमोसोमली अब नॉर्मल होता है तो हम सारे क्रोमोसोम देख लेते हैं, मगर इस चीज़ को रिवील नहीं करते। कर तो सकते हैं ना, देखा तो है। तो बेसिकली वही हो गया कि अल्ट्रासाउंड में आपने देख तो लिया लड़का है या लड़की है। ये तो एम्ब्रियो के आईवीएफ के वक्त जब एम्ब्रियो बना तो क्रोमोसोम काउंट कर लिया। तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले अल्ट्रासाउंड में देख लेते थे कि लड़का है या लड़की है, वो बताने वाली बात है। तो यहाँ पे भी पता चल जाता है, ऐसा नहीं पता नहीं चलता। और दूसरी कंट्रीज में तो लोग जो बहुत अमीर हैं, जो एफ्लुएंट है, वो तो जा ही रहे हैं और आईवीएफ कह के ही जाते हैं कि हम बेटा वहाँ से मेल एम्ब्रियो डलवा कर आएंगे। तो हाँ, तो दे गो देयर, इट्स लाइक समवेयर 20-25 lakhs का पैकेज होता है, जिसमें कि आपके एग निकाले जाते हैं, एम्ब्रियो बनाए जाते हैं, एम्ब्रियो में फिर जो मेल होता है एम्ब्रियो, वो आपकी बॉडी में डाला जाता है। और इसमें एक और मिथ जो है कि आईवीएफ में जो बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो आईवीएफ से हो रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? सच ये भी काफ़ी मिथ है। हाँ, ये है कि वो शायद उसमें अबनॉर्मैलिटी आ जाती है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात कि आप ही का एग है, आप ही के हस्बैंड का स्पर्म है, जो अंदर नहीं हो पा रहा फॉर व्हाट सम रीज़न, वो हमने पेट्री डिश में कर दिया। और एम्ब्रियो इट्स नॉट कि एम्ब्रियो मतलब पूरा बेबी जैसा नहीं दिखता है, सिर्फ एक वो 4-8 सेल जो सेल्स की स्टेज होती है वैसा होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट जैसा वो राउंड सा वो एम्ब्रियो डाला जाता है। आगे का जो भी डेवलपमेंट है वो अंदर ही होता है। तो वहाँ जो भी मल्टीप्लिकेशन उसके बाद का होता है वो अंदर ही हो रहा है। तो ये कहीं मिथ है कि भाई क्रोमोसोमली अब नॉर्मल हो जाते हैं, मगर हाँ कहीं ना कहीं रिसर्चेस आ रही हैं कि वो अगर फ्रोज़न बहुत टाइम तक रखें, जैसे कई लोग फ्रीज़ करवा देते हैं बहुत टाइम तक, जैसे अगर किसी ने 25 साल की या 30 साल की उम्र में अपने फ्रीज़ करा दिए, एंड देन आफ्टर से 10 years थॉ होके डाल रहे हैं, तो अभी उस पर रिसर्चेस आ रही हैं कि शायद वहाँ पर कुछ
क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्रीज के को थॉ करके। क्योंकि बहुत बीच साल में ये तक काफी चला था कि लोग एग फ्रीज करवा रहे थे अपने। अभी तो बहुत है कॉमन। एग फ्रीज तो कराना इसलिए भी लॉजिकल बन रहा है क्योंकि अभी कंफर्म ही नहीं है बच्चों को कि वो 35 साल तक तो सोच ही नहीं रहे, और 35 साल के बाद तो एग ओवर मैच्योर हो जाएंगे, क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और डाउन सिंड्रोम के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इट्स बेटर कि अगर कंफ्यूजन है तो फ्रीज तो करा ही दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तो फ्रीज कराने में अगर मान लो मैंने 20 फ्रीज करा दिए तो 15 तो ठीक मिल ही जाएंगे। So that's how एक it is. और मैं देख रहा था कि एक और जो मिथ नहीं, मतलब उसको कह सकते हैं कि एक न्यूज़ आई थी कि ये भी बहुत हो रहा है कि टू इंक्रीज द सक्सेस रेट आईवीएफ क्लिनिक्स क्या कर रहे हैं कि स्पर्म्स को भी जो पेरेंट्स का वो है उनका भी ऐसा नहीं करते हैं कि उन्हीं का यूज़ करें, किसी और का भी मैच करके डाल सकते हैं ताकि सक्सेस बढ़ जाए उसका। तो ये भी स्कैम चल रहा है। अच्छा आपने सुना है ये? हाँ, तो ऐसा होता है क्या कि हो रहा है इसमें? एक तो देखिए, एक तो बता के ही करा जाता है कि देखिए अगर कम है स्पर्म काउंट तो हम डोनर का भी लेंगे, और वो पूरा कंसेंट साइन वाइन करके होता है कि ठीक है आपका वो तो चलो, वो तो ठीक है, तो मतलब उसमें भी पूलिंग करते हैं, मतलब अच्छा एग या स्पर्म जो भी कम है तो ये होता है कि ठीक है कंसेंट ले ली, सारा कुछ कर लिया, अब आपके स्पर्म के साथ डोनर का स्पर्म भी मिक्स कर लेंगे, पता नहीं किसका होगा मगर ये कंसेंसस है, क्योंकि अगर आपके पास स्पर्म ही नहीं है तो भी तो आप डोनर स्पर्म के लिए जाएंगे ही ना। तो मगर हाँ, अगर किसी ने कंसेंट ही नहीं दी है तब गलत है, वो अनएथिकल हो जाता है। सी सेक्शन की हम बात कर रहे थे जैसे उससे पहले, तो एक ये मिथ ये भी है कि सी सेक्शन से जो बच्चे हो रहे हैं वो उनमें और जो नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, ये क्या मिथ है कि वो अलग, उनका डेवलपमेंट अलग होता है या होता है भी तो किस, मतलब क्या स्कोप है उसका? क्या हो सकता है कि 1 साल तक थोड़ा दिक्कत हो, उसके बाद नेचुरल, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा सही नहीं है ये बात कि जो सी सेक्शन से बच्चे होते हैं वो डेवलपमेंटली लैग करते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं, मतलब ये तो कहीं भी प्रूवन भी नहीं है, देयर इज़ नो फैक्ट अबाउट इट। ओनली थिंग इज़ दैट स्टिल आफ्टर सेइंग दैट आई वुड से कि नॉर्मल डिलीवरी, नेचुरल डिलीवरी करनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि एक जब बच्चा, जैसे अगर यहाँ पर ये एक एग्जांपल ड्रॉ करूँ कि अगर मैं स्ट्रेसफुल कंडीशन, अगर मेरा बच्चा आप ही जब छोटे होंगे तो खेलने गए पार्क में, 4 लोगों ने आपको मारा, घर आसपास तो कोई दिखा नहीं तो आपको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो पिट लोगे आप, ये तो यू वुड बिकम स्ट्रीट स्मार्ट, है ना। अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन व्हेन यू गो टू हॉस्टल एंड ऑल यू बिकम स्ट्रीट स्मार्ट। लेकिन अगर वही स्पून फीडिंग करके आपको घर पर स्कूल का टीचर आके पढ़ाए और वो तो फिर आपको वो तो वर्डली वाइज तो नहीं हो जाओगे आप। तो सेम वे व्हेन लेबर इज हैपनिंग, with every contraction baby is also feeling that kind of stress। तो and this is proven कि जब वो स्ट्रेस में होता है तो वो स्टेरॉइड सिक्रीट करता है, अच्छा, बेबी का ग्लैंड्स, वो स्टेरॉइड सिक्रीट होता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है और लंग्स का डेवलपमेंट होता है। तो ड्यूरिंग लेबर बेबी इज अवेयर कि वो आ रहा है बाहर, उसको आना है, तो वो भी, उसकी भी अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो उसको अवेयर कर रही हैं। स्टेरॉइड तभी सिक्रीट होता है जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो। तो एक तो वो हो गया कि डेवलपमेंटली वो ड्यूरिंग लेबर डेवलप हो रहा है, और जैसे ही बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो चेस्ट स्क्वीज होती है। अभी जब पेट में बच्चा है तो एमनियोटिक फ्लूइड को ही स्वॉलो कर रहा है, उसी को पूप कर रहा है, फिर स्वॉलो कर रहा है। तो अगर स्वॉलो करता है तो अभी बर्थ कैनाल से निकला, जैसे ही उसकी चेस्ट कंप्रेस हुई, उसने जो स्वॉलो किया था वो सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया, एंड नाउ बेबी इज टेकिंग अ नाइस लाउड क्राई और फर्स्ट ब्रेथ जिसको हम कहते हैं, तो सारा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया। मगर जब हम एक इलेक्टिव सिजेरियन करते हैं कि मुहूर्त है हमारा 3 बजे से, अभी है मेरा एक ऐसा, आधी रात को 3 से 5 के बीच में, ऐसे भी करते हैं लोग, होता है, तो अभी मुहूर्त है, ठीक है। अब मुहूर्त का अगर बच्चे को तो नहीं पता कि आप मुहूर्त से करने वाले हो, बच्चा आराम से एमनियोटिक फ्लूइड स्वॉलो कर रहा है, निकाल रहा है, मज़े कर रहा है, अंदर उछल कूद हो रही है, मैंने काटा और बच्चे को निकाला, एंड बेबी वाज इन द प्रोसेस ऑफ ईदर स्वॉलोइंग और डूइंग थिंग। तो वो अपनी इंटेस्टाइन में भी ले जाता है एमनियोटिक फ्लूइड और लंग्स में भी ले जाता है, फिर हम उसको सक्शन करके निकालते हैं, और फॉर फ्यू आवर्स दैट फर्स्ट ब्रेथ विच शुड बी लाउड एंड नाइस, जो लंग्स को एक्सपैंड करती है, वो नहीं हो पाती। तो फिर हमें उसको थोड़ी देर ऑक्सीजन पे रखना पड़ता है, उसको स्टमक वॉश देना पड़ता है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकल जाए,
कई बार अमनियोटिक फ्लूइड गैस्ट्राइटिस हो जाता है बच्चों को। तो ये एक छोटा-सा जो अंतर है, ये होता है कि हाँ वो बच्चा एकदम बहुत अच्छे से क्राई कर रहा है और वो थोड़ा-सा देर हमें 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन में रखना पड़ता है। टेकिपनिया या बहुत फ़ास्ट हार्ट बीट चलने लगती है। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए ओवर द ईयर्स कि मेंटल डेवलपमेंट में कुछ ऐसा हो रहा है, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई रिसर्च आया या देयर इज़ एनी प्रूवन फैक्ट अराउंड इट। क्योंकि आपने तो इतने साल में बहुत लोग देखे भी होंगे जिनका आपने किया होगा, उसके बाद यू मस्ट हैव सीन द डेवलपमेंट ऑफ दोज किड्स आल्सो। मेरी बिटिया नॉर्मल डिलीवरी है और बेटा सिजेरियन से हुआ था। अच्छा। तो आई डोंट थिंक लाइक एनीवे ये 2 केसेस कोई प्रूव भी नहीं कर सकते। वी शुड हैव केस कंट्रोल स्टडी फॉर दैट। तो वैसे तो अगर नॉर्मल से भी हो रहे हैं, 2 जुड़वा भी है, हाँ, तो भी उनका अलग ही रहता है। तो हाँ, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता आई डोंट थिंक वी कैन से एनीथिंग। मगर अभी तक तो ऐसा मैंने नहीं सुना है। तो ये मिथ क्यों हो गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो आजकल के डॉक्टर्स आ रहे हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सी सेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं। देश में क्या, मेरे ख्याल से दुनिया में ही ज़्यादा हो रहे हैं। बट उसका कारण क्या ये है कि ग्रीड है या कुछ और कारण है इसका? देखिए सारे पहलू सही हो सकते हैं। ग्रीड भी हो सकता है, टाइम ना होना भी हो सकता है, मेहनत ना होना भी हो सकता है, और दूसरा पहलू भी हो सकता है कि पेशेंट भी कई बार नहीं मानते। तो हर तरीके से अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के चार्जेस सेम हैं फॉर डॉक्टर फीस, तो फिर क्यों कोई सिजेरियन करेगा? तो दूसरा आ जाएगा कि भाई टाइम ही नहीं उसके पास है, वो बैठना ही नहीं चाहता। तो अगर हम ये सोचते हैं तो फिर मुहूर्त सिजेरियन क्यों हो रहे हैं? क्यों आप ये पंडित जी से या किसी से लिखवा कर आ रहे हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक ही होना चाहिए? या फिर कोई जैसे हर प्रोफेशन में कुछ एक अच्छे भी लोग होंगे, एक कुछ बुरे भी होंगे, तो उस प्रोफेशन को उस हिसाब से बदनाम तो नहीं किया जा सकता। सारी पुलिस खराब है, सारे लॉयर खराब है, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छे भी तो होते ही हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल डिलीवरी में मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है। अगर आप पूरे 9 महीने फिजिकली एक्टिव हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ नहीं मतलब पूरे 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, आई एम नॉट टचिंग, आप करो यू एट द लास्ट मंथ वी से कि ओके यू हैव सेक्स, यू हैव स्क्वाट, और अपने आप लेबर में जाओ। और ड्यूरिंग लेबर ऑल्सो वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर। ओके, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड कंट्रैक्शन वी माइट ऑगमेंट, मगर अपना एक नेचुरल प्रोसेस है, घरों में भी होती थी, यहाँ हॉस्पिटल डिलीवरी, बट ओके But the labor process is really long. Okay, latent phase 16 घंटे, 18 घंटे, एक्टिव लेबर 10 घंटे। कई बार लोगों का पेशेंस ही खत्म हो जाता है, और डॉक्टर मतलब मेरे जैसा डॉक्टर बैक कर रहा होता है, देखो आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, प्लीज़ अभी मत बकल डाउन हो जाओगे डिलीवर, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं करना, बैठना ही है, पेशेंट को ही दर्द लेने हैं। और अब तो पेनलेस लेबर भी हो गई है, आप एंटोनॉक्स ले लो, एपीड्यूरल ले लो, कुछ भी कर लो। तो उनको बोला जाता है कि पेनलेस लेबर है वो ले लो, लेकिन लेबर में टाइम तो लगेगा, मैं खोल के बच्चेदानी का वो निकाल तो नहीं सकती हूँ। तो कहीं पर वहाँ पर हो जाता है कि पेरेंट्स या पेरेंट्स लो, ये बहुत दर्द हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, वो दर्द में मर रही है आप। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से, मतलब वहाँ से भी कई बार हमें ऐसा रेजिस्टेंस आता है कि रहने दीजिए, आप सिजेरियन कर दीजिए। तो मतलब वो एक फेज आ गया है कि यार क्यों मेहनत करनी है, इतना क्यों वो हाँ, तो कई लोग जो नॉर्मल चाहते हैं, और क्योंकि हम तो इतना एक्सरसाइज भी करा रहे हैं और पूरा टाइम, तो वो लोग कर भी लेते हैं। दे आर गर्ल्स जो कि मुझे लगता है ड्यूरिंग 9 months आई फील दे आर वेरी डेलिकेट, पिटीट, एंड दे वोंट बी एबल टू डू, बट वो आराम से नॉर्मल डिलीवरी करा लेती हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, मतलब कई लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, और ये पतली दिख रही है तो शायद इसकी उतनी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज अगर करते रहते हैं और वो एक्टिव रहते हैं और ओवरऑल वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं करते, जैसे 11 से 13 किलो है ऑप्टिमम वेट गेन, उतना ही करना चाहिए। आप 25 किलो बढ़ा लोगे तो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, और इतना वजन बढ़ना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी डिसिप्लिन तरीके से खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चांसेस ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी आर बेटर। तो कैसे वो चांसेस बढ़ा सकते हैं जो अभी डिलीवरी करने के उसमें है या प्रेगनेंसी के उसमें? हाँ, तो सबसे पहली बात कि इसको नॉर्मल फिजियोलॉजी समझिए, और आप एक हेल्दी खाना खाइए, बाहर का मत खाइए। बहुत जो लोग हर खाने के साथ कई बार कोक पी रहे हैं, आप कई आजकल के बच्चे करते हैं,
वो नहीं करिए। खूब अच्छे से फाइबर डाइट खाइए जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। प्रोटीन डाइट खाइए। एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा है कि आप प्रेग्नेंट होते ही जिम बंद कर दे रहे हैं, वॉक बंद कर दे रहे हैं, वो मत करिए। जब तक कि डॉक्टर मना नहीं कर रहा है कि आपका प्लासेंटा लो है या कुछ, तब तक आप फिजिकल एक्टिविटी भी करिए और कोई भी सेक्स भी प्रोहिबिटेड नहीं होता। तो हम अच्छा। लोग कहते हैं ऐसा नहीं कि आप पूरा 9 महीना, इनफैक्ट लास्ट के महीने में तो हम बोलते हैं कि सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, वो सर्विक्स या यूट्रस के माउथ को राइप करता है, तो आपको करना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर। So you can have sex during all 9 months. ऑल 9 मंथ्स, ओके, तो वो मना नहीं होता। लेकिन हाँ, शुरू में किसी किसी का प्लासेंटा लो होता है तो उसमें होता है कि ब्लीडिंग के चांसेस हो जाते हैं, तो डॉक्टर मना कर देता है कि ओके अभी ट्रैवल नहीं करना, अभी सेक्स नहीं करना। तो वो तो स्पेसिफिक मतलब वो तो रीजन में टेलर्ड होता है, हाँ, डिपेंडिंग ऑन कि आपको तो आपके डॉक्टर से ही पूछना चाहिए, हाँ, लेकिन हाँ, मतलब एक नॉर्मल जो चीज़ है वो हम हाँ, तो डिस्कस अगर कर आप एक रहे हैं। नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, जैसे कि अच्छा, फिर हमेशा आप ये देखिए कि आप अकेले प्रेग्नेंट नहीं हैं और 10 लोग आपसे चाहे वो मेड है या और कोई है, वो भी तो हो रहे हैं और वो भी कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर आप भी कर सकते हैं। तो अगर एक हेल्दी तरीके से करेंगे और एक हेल्दी वेट गेन करेंगे तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। एंड देन यू हैव टू हैव दिस। आजकल हम लोग बर्थिंग प्लान क्लास भी लेते हैं, उनको सिखाते हैं एक हेल्दी मतलब हेल्दी प्रेगनेंसी अगर है, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है और आपको लेबर के बारे में समझाया गया है कि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का नहीं होता है। यू हैव टू हैव पेशेंस एंड ड्यूरिंग दोज लेबर आवर्स यू कैन ईट, यू कैन वर्क आउट, यू कैन वॉच योर मूवी, यू कैन लिसन टू योर म्यूजिक। इट कैन टेक 24 आवर्स, इट कैन टेक 36 आवर्स। प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा लगता है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छा टाइम था। लेबर मतलब लेबर उसके बाद एक टफ़ टाइम होता है और जब बच्चा आपको मिल जाता है तो वो टफेस्ट टाइम होता है, तो कुछ भी इजी नहीं है उसके बाद। तो अगर एक बार सिखा दिया जाए, मेंटल ट्यूनिंग उनकी ठीक से कर दी जाए, पूरे 9 महीने उनको एंटीनेटल क्लासेस में सिखाया जाए, तब हो जाता है। दे प्रिपेयर्ड, मेंटल प्रिपेयर्डनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत समय पहले मैंने एक पॉडकास्ट सुना था बाहर यूएस का, उसमें ये बता रहे थे, कोई डॉक्टर आए थे या साइंटिस्ट थे, वो ये कह रहे थे कि रिसर्चर, कि जो सी सेक्शन से जो लड़कियां हो रही हैं, तो जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी सी सेक्शन ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उनके बहुत कम हो जाते हैं या नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं। तो क्या ये भी ऐसा कुछ है क्या? मैंने नहीं सुना। अच्छा। आई डोंट थिंक, हाँ, मतलब ये मैंने नहीं सुना। पीसीओडी का क्या मतलब, उसके बारे में थोड़ा बताइए जो लोगों को, क्योंकि बहुत एक प्रेवलेंट चीज़ होती जा रही है ये तो लड़कियों में। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अगर लाइफस्टाइल पूरी फैमिली का ही ख़राब है तो लड़की जो वहाँ पर है उसका भी ख़राब ही होगा। मतलब एक फैमिली की अगर डाइट में रोज़ तला हुआ खा रहे हैं कुछ, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में वो सारी चीज़ें आती कि आप जितना बेकरी प्रोडक्ट खाएंगे, जितना बाहर का खाना खाएंगे, जितना सोडियम कंटेंट उसमें ज़्यादा है, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा है, वो गलत करेगा। तो अगर आप आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ऑप्टिमम रेंज में नहीं है, तो एक तो वो हो गया, ओबेसिटी या हेल्दियर साइड पर है। दूसरा, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो मेलेटोनिन और ये सब कुछ हार्मोन कम हो जाते हैं। या फिर बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं है तो वो भी आपको पीसीओडी करता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करेक्ट भी तो लाइफस्टाइल ठीक करने से ही होगा। दूसरे एक बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल पतली लड़कियां हैं लेकिन उनको भी पीसीओडी है। उनका ये है कि उनको उनके माँ से अब ये जेनेटिक लीनिएज में मिल गया है, तो अच्छा। उनका क्रोमोसोमल ही प्रॉब्लम हो गया है। तो है तो पतली, बीएमआई उनका कम है, लेकिन वो उनका पीसीओडी भी एक्सरसाइज से ही करेक्ट होगा। नाउ दे हैव जेनेटिक ट्रेट उसमें आ गया है। तो वो पीसीओडी में ये होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आते नहीं हैं, आप ओव्यूलेट नहीं करते, आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है, या फिर बिकॉज पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ गया तो आपको फेशियल हेयर आना शुरू हो गया, एक्ने हो गए, या आपकी हेयर लाइन रिसीड करनी शुरू हो गई, स्कैल्प हेयर लॉस होना शुरू हो गया। ये सारी चीज़ें पीसीओडी में होती है और उसका ज़्यादातर लोगों को लाइफस्टाइल करेक्ट करने से ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर बहुत सारी दवाइयाँ हैं और ये भी एक इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कारण है।
तो लड़कों में भी और लाइफस्टाइल की वजह से, और लड़कियों में भी? नहीं, लड़कों में, नहीं लड़कियों में नहीं, नहीं, मतलब हाँ, मैं कह सॉरी। रहा हूँ कि लाइफस्टाइल की वजह से यहाँ पे हाँ, पीसीओडी हो रही है और वहाँ पे वो और अलग अलग और चीज़ें अलग हो रही हैं, प्रॉब्लम हो जिसकी रही वजह है, से दोनों ही की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही बढ़ हैं रही है। पूरे देश में। मैम, आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम जो सोचते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था इससे पहले, तो हम सोचते हैं कि जो ये लड़का चाहने वाली जो मेंटेलिटी है, और जो इस तरीके के जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे पैदा होने के बाद भी अपनी बच्चियों को मार दे रहे हैं, वो हम सोचते थे कि 30 साल पहले होता था, 20 साल पहले होता था, और आज तो ठीक हो गया है वो सिचुएशन। लेकिन आप कह रहे थे कि ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, नहीं मतलब है। थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट आज भी ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो तब से लिख रही थी स्टोरी, तो जब मैं कंपाइल करा कोविड में, जब मेरे पास कुछ टाइम था, तब मुझे लगा था मैं क्यों ही कर रही हूँ कंपाइल, क्योंकि अब तो ये वंस अपॉन अ टाइम वाली बात हो जाएगी कि जब तक बुक आएगी, क्योंकि पब्लिशर नहीं मिल रहे थे, फिर बड़ा चेज करना पड़ रहा था, तो मुझे लगा जब तक ये बुक आएगी तब तक बिकेगी भी नहीं, क्योंकि सब लोग सोचेंगे कि पहले होता होगा ये, अब कहाँ होता एग्जैक्टली। है। लेकिन अभी जब मैं अपनी ओपीडी में बैठी थी उस दिन सुबह 9 बजे पहला पेशेंट जो आया, वो बाहर शायद एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स था या टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके पहले पन्ने को पलटते ही जो सेकंड पेज पर स्टोरी थी, आधे पेज की, उसमें ये लिखा था कि एक फादर ने अपनी ट्विन डॉटर्स को, जो कि आईवीएफ से पैदा हुई थी, उनको पैदा होने के बाद गाड़ दिया। और वो पूरी स्टोरी थी कि कैसे आईवीएफ से हुआ, सेक्स डिटर्मिनेशन कराया, पता चला ट्विन डॉटर्स हैं, उसने अपनी वाइफ से कहा कि अबॉर्ट करा दो, लेकिन वाइफ अपने मायके चली गई और वहाँ फिर किसी छोटे नर्सिंग होम में जाके डिलीवरी कराई। ये भाई साहब वहाँ भी पहुँच गए और वहाँ से उनको लेकर भाग गए और गाड़ दिया, क्योंकि ही डिडंट तो वांट आईवीएफ से डॉटर्स। भी इसलिए करवाया था कि उनको लगा कि हाँ, लड़का ही होगा। हाँ, तो वो मिथ था कि आईवीएफ से लड़का ही होगा, तो उसने करा दिया। तो ये आज की डेट में, अभी 3-4 हफ्ते पहले की बात है। और ओपीडी में भी बहुत ही बुद्धिजीवी और एजुकेटेड लोग आते हैं, और उसमें से एक ने बोला मुझसे कि ये क्या लिखा है आपने, तो मैंने कहा कि ये वही है कि सब लोग लड़का चाहते हैं, तो उस पर बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो मैंने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि तो गलत ही क्या है अगर लड़का चाहते हैं, तो मैंने कहा तरीके गलत हैं, वो लिखा। बोला एक लड़की और एक लड़का तो होना ही चाहिए, उसमें क्या है, अगर कोई। हाँ, वो कोप हो गया ना कि पहले बोलते थे कि लड़का ही चाहिए, अब बोलते कि चलो एक लड़की हो गई, एक हाँ, लड़का तो अभी तो भी चाहिए होना ही। ही चाहिए। तो वो आज की डेट में भी है। और अब मेरी जैसे डॉटर कर रही है वही पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पर वो भी शी इज़ ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग। हर उसी तरीके के पेशेंट्स, उसी तरीके की स्टोरियाँ, तो स्टोरीज हैं सब। तो अब तो ये आपने जैसे बताया कि आईवीएफ भी एक रास्ता हो गया है लोगों के लिए, कि ये भी एक रास्ता चुन लो, सेक्स सिलेक्शन का एक दूसरा रास्ता हो गया है। हाँ, बाहर जाके आराम से जिनके पास पैसा है वो करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देहात में हो रहा है, नहीं, ये नहीं, तो नहीं, ये तो बहुत खुलेआम बहुत अर्बन है। मैं एरियाज में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में आज की डेट में नहीं, जब मैं गवर्नमेंट के बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, दिल्ली के बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंसी कर रही थी, और इस बुक में भी लिखा है कि हाउ आई गॉट टू नो कि बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनकी वाइफ्स ये सब कुछ कर रही हैं, करा रही हैं, एंड दे आर सफरिंग ऑल्सो। मतलब है, इतने बड़े मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर फैमिली की बहू हैं, मगर उनको भी ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लड़की या तो गिरवाना पड़ रहा है, या फिर अच्छा, लड़कों के लिए अबॉर्शन तक हो रहा है? अबॉर्शन। हाँ, हाँ, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी एक, चलो 2 बेटी होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए, फिर वो कुछ ना कुछ करके बाय हुक और बाय क्रूक दे हैव मनी, तो दे वुड गो फॉर मेल। मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया और इतने अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, और बहुत सारे मिथ जो हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, आईवीएफ से रिलेटेड, जो टूटे होंगे लोगों के, और बहुत अच्छे टिप्स भी आपने दिए। थैंक यू सो मच। और आप होपफुली ये बुक लोग पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। थैंक्स फॉर राइटिंग इट। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये मेरा पैशन भी है और मेरा जॉब भी है। और बस एक मैसेज मैं देना चाहूँगी आपके पॉडकास्ट के ज़रिए कि जो हमने सब कुछ डिस्कस किया वो तो इस बुक का है ही जिस्ट,
मगर जो आजकल के बच्चे हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, बच्चे जो जो जैसे मैं टीनेज की क्लास लेती हूँ या फिर स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन पर हम पढ़ाते हैं, आजकल हम लोगों को पता है, और जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका 16 साल 15 साल या 17 साल की लड़का या लड़की सेक्स नहीं कर रहा होगा या दे आर नॉट एक्टिव, तो मुझे लगता है कि वो ये या तो गलत दुनिया में जी रहे हैं या गलत ख्याल है उनका। आपको बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी है, ये नहीं सोचना कि वो नहीं ही करेगा। अगर आप उनको सेक्स एजुकेशन ठीक से देंगे और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझाएंगे, तो आजकल जो हम फेस कर रहे हैं कि छोटे छोटे लड़कियां, मैं आई बीइंग गायनोकोलॉजिस्ट तो लड़कियों ही से होता है, उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फेक्शन, इन सब का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसका क्या कारण है? एक तो दे डोंट यूज़ प्रोटेक्शन, और बहुत सारे लोग वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेते हैं, फिर वो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो कॉन्ट्रासेप्शन तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड प्रेगनेंसी। दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं। आपको लग रहा है कि मतलब आपको एक्सपीरियंस में ये टीन प्रेगनेंसीज जो यूएस में बहुत सारे ट्रेंड दिखता है, क्या इंडिया में भी इस तरीके का शुरू हो रहा है? तो बच्चियां हैं जो कि मम्मी को तो नहीं बता सकती, तो वो आती हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स जजमेंटल हो जाते हैं, या तो नाराज़ हो जाते हैं, या अगर डॉक्टर ही जजमेंटल होगा तो फिर वो बच्चे किसके पास जाएंगे? वो माँ बाप के पास तो जा नहीं सकते, और अगर आपके पास आए हैं तो कम से कम आप तो नॉन जजमेंटल होकर उनकी बात सुनिए, और इस वक्त वो जिस भी परेशानी से हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी है या इन्फेक्शन हो गया, वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया जो कि नहीं ठीक हो पा रहा, उसको ट्रीट करिए। उसके बाद क्योंकि अब वो आए हैं आपके पास, तो अभी दे आर ओपन टू डिस्कशन एंड टू लर्न अबाउट कि फ्यूचर में ना हो, तो आप उनको फिर कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताइए। और अगर मान लीजिए कुछ डाउट है उनके मन में या उनकी माँ के मन में, तो क्लियर करिए कि ये करना ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा बच्चा तो नहीं करेगा या नहीं कर सकता या बहुत छोटा है। आपको हर एक पहलू डिस्कस करना है उसका। और हम लोगों के फैमिलीज़ में लड़के से बात करना, कोई भी नहीं, माँ भी नहीं बात करती, फादर भी नहीं बात करता कि क्या होता है। तो हर एक कोई या तो अपने फ्रेंड से सीख रहा होता है या वो पॉर्न से सीख रहा होता है, जो कि अनरियलिस्टिक टाइप की चीज़ें हैं। तो आप अगर खुद से बता देंगे, और ये डिस्कशन तो आप ही को ओपन करना पड़ेगा, वो तो नहीं करेंगे। वो तो जैसे ही लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाल आने शुरू हुए शरीर पर, तो वो माँ से छुपना शुरू कर देता है कि अभी तो माँ नहलाती थी मगर अब मैं मई से नहीं नहाऊंगा, क्योंकि क्या देखेगी, क्या बोलेगी, वो क्या सोचेगी। तो आप ही को ओपन होना है, आप ही को उसको ये रियलाइज़ कराना है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आगे लड़की की ब्रेस्ट डेवलप हो रही है तो वो छुपना शुरू कर देती है, झुक के शुरू कर देती है करना। आप ही को ये समझाना है कि दिस इज़ नॉर्मल। तो हम लोग एज अ पेरेंट वी आर नॉट ओपन टू दिस डिस्कशन घरों में, तो वो तो करना पड़ेगा। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये डिस्कशन आप लोगों को अपने बच्चों से खुद करना है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो फिर गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना है। और बॉयज़ के साथ तो परेशानी ये है कि उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका डॉक्टर कौन है। उनको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है कि डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है कि सर्जन को दिखाना है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है उस एरिया में, पेरिनियल एरिया में, तो उन्हें ये नहीं पता होता कि किस डॉक्टर को दिखाना है हमने, तो वो भी मुश्किल है। तो ईदर डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर आपको वहाँ का इन्फेक्शन है या कुछ भी हो रहा है तो दिखाना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ ना दिखाने की वजह से बढ़ जाती हैं, जस्ट बिकॉज यू आर शाइंग अवे फ्रॉम इट, बिकॉज यू कैन नॉट टॉक अबाउट इट। आप एक दूसरे के साथ मजाक कर लेते हैं बॉयज़, मगर कभी भी एक प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेते ज़्यादातर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूरोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट आर योर डॉक्टर्स, जहाँ पे जाके आप अपनी किसी भी तरीके की परेशानी को डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि गर्ल्स के लिए गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो मेरा सिर्फ एक मैसेज है यंग बच्चों के लिए, टीनेज बच्चों के लिए या उससे ज़्यादा, कि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, मगर हमें कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना है। जो HPV या सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है।
दोनों को ही वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रोटेक्ट करता है। तो आप दोनों को ही लगवाना है। 15 साल से छोटे लड़के और लड़की को बेस्ट एज होती है, 2 डोज लगती हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, या उसको सर्वाइकल कैंसर ना कह के वैक्सीन अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलूँ तो ठीक होगा, क्योंकि बॉयज़ में वो पेनाइल एंड ओरल सेक्स से ओरल कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज मेन दे डू ओरल। तो HPV वायरस ओरल कैंसर भी कर सकता है उन्हें, तो वो बॉयज़ को प्रोटेक्ट करता है HPV वायरस से, और गर्ल्स को जो बच्चादानी के मुंह या सर्विक्स का कैंसर होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आने के लिए इतना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।